everyone, I'm CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. हम इस वीडियो सेशन में CA फाइनल मई 23 एंड नवंबर 23 में लागू होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं, which is related to your paper number 8 indirect taxation का कस्टम्स लॉ का पोर्शन। इस बार कस्टम्स में कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, एक दो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश रूल्स विथ रिगार्ड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। पहले इसके लिए 2017 में रूल्स आए थे, वो भी अमेंड हुए थे, और फिर 2022 में वापस नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं जो मेजरली तो सेम है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। ये रूल्स थोड़े रेगुलरली अमेंड होते रहे हैं एंड दैट इज व्हाई हम इस सेशन में सिर्फ अमेंडमेंट नहीं कवर करेंगे, हम पूरे रूल्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे एंड टू एंड जो हमें कवरेज करना है। यानी मैं वापस दोहरा दूं, हम इस सेशन में import of goods at concessional rate of duty or for specified end use rules 2022 which have replaced import of goods at concessional rate of duty rules 2017 को comprehensively कवर करेंगे, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 12। पढ़ने में बड़ा थियोरेटिकल टाइप का रूल लगेगा, लेकिन अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट अभी जो नवंबर 22 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक 5 मार्क का सवाल इस नोटिफिकेशन से भी पूछा गया था, जो वैसे तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर आपने डीप डाइव ना पढ़ा हो तो आपको वो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। पहले तो सर आप इन रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये है क्या, इसका वाई समझा दीजिए, फिर धीरे धीरे हम व्हाट समझ लेंगे। सर नाम ही इतना लंबा चौड़ा है, नाम ही समझ नहीं आता। नाम समझ जाओगे तो आधी बातें समझ जाओगे। आप टाइटल पढ़िए क्या दिया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। इसे हम सिंपली अब से बुलाएंगे IGCR, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। आप लोगों ने कस्टम्स एक्ट में सेक्शन नंबर 25 पढ़ा होगा। सेक्शन नंबर 25 एग्जेम्पशन की बात करता है, जैसे जीएसटी में सेक्शन नंबर 11 एग्जेम्पशन की बात करता है, वैसे ही कस्टम्स लॉ में सेक्शन 25 में एग्जेम्पशंस दिए हैं, जहां कुछ एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस होते हैं और कुछ कंडीशनल एग्जेम्पशंस होते हैं। जो कंडीशनल एग्जेम्पशंस होते हैं हम उनकी यहां बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब कोई सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो रेट ऑफ ड्यूटी लगनी थी वो या तो लगेगी नहीं, यानी फ्री हो जाएगी, या फिर कम लगेगी। सो फॉर एग्जांपल बीसीडी की रेट 20% थी तो बीसीडी की रेट 5% हो जाएगी। सो दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपने वो जो सामान मंगाया है वो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए मंगाया होगा, तभी हम उसका एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे। सर मतलब समझो कोविड के दौरान हमें अचानक से बहुत सारे सैनिटाइजर्स की जरूरत पड़ी। अभी हमें सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। सैनिटाइजर का प्रोडक्शन करने के लिए कोई ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें समझो 20% की ड्यूटी है, जिससे वो रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, और फिर इंडिया में उसे इंपोर्ट करने के बाद उससे सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, सेक्शन नंबर 25 में एक नोटिफिकेशन निकालेगी कंडीशनल एग्जेम्पशन का, जो उसमें ये लिखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है जो यूज किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर, अगर आप उसे सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो 20% की ड्यूटी या तो 0 कर दी जाएगी या फिर 5% कर दी जाएगी, मतलब 15% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। अभी तक इस रूल के टाइटल में इतना ही लिखा था। अब एक बात और जोड़ी गई है, जो फ्रेश जोड़ी गई है, और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है। आप प्रोहिबिटेड है यानी आप नहीं मंगा सकते, लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है सेक्शन नंबर 11 में, और नोटिफिकेशन निकाल के कई बार कहती है कि अगर आप ये सामान इस चीज के लिए, इस पर्सन के लिए मंगाओगे तो उस केस में हम आपको अलाउ कर देंगे।
ऐसे एग्जेम्पशन निकाले जाते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं इफ यू आर गोइंग इट टू यूज इट फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग है, ड्रग यानी जो फार्मा इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, तो वो जो ड्रग है वो ड्रग एक फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए हमने मंगाया है, उसका स्पेसिफाइड एंड यूज है, तो आप मंगा सकते हो। तो उस केस में एक नोटिफिकेशन निकाला हो सकता है सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट में कि हम अलाउ करेंगे। तो ये जो रूल्स हम यहां पढ़ने वाले हैं, रूल्स 2022, ये इस तरीके के सेक्शन 25 या सेक्शन 11 में निकाले हुए किसी एग्जेम्पशन या नोटिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया है, वो रॉ मटेरियल का यूज एक पर्टिकुलर चीज में होने वाला है, तो हम उस रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उस पे कंसेशन देने वाले हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 12 बना दिया, ICGR और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022 which has been amended by this notification number। रूल नंबर 1 में तो देखो कुछ नहीं लिखा, खाली इतना लिखा है कि भाई ये कमेंस इस डेट से होगा, डन। रूल नंबर 2 में खाली क्या लिखा है कि इस रूल का एप्लीकेशन कब किया जाएगा, जो मैंने आपको समझाया। फटाफट रीड कर लेते हैं, याद करने को जब मैं बोलूं तभी याद करना है, बाकी तो आपको जानकारी के लिए जरूरी होगा, बाकी चीजें समझने के लिए। रूल नंबर 2 में लिखा है दिस रूल शैल अप्लाई वेयर अ नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल। कोई और नोटिफिकेशन आया और वो कहता है ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ लो, टू फॉलो दैट नोटिफिकेशन, तभी आपको ये फॉलो करना है। तो मैंने कहा ना सेक्शन 25 का नोटिफिकेशन है जो एग्जेम्पशन देता है, तो वो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, उसके लिए ये वाले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और an importer intends to avail the benefit of any notification and such benefit is dependent upon the use of goods imported being covered by that notification for manufacture or provision of service or being put to specified end use। तो आपको ये नोटिफिकेशन तब पढ़ना है, ये रूल्स तब पढ़ने हैं जब कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ऐसा कहता है कि आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया या कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया और उसका इस्तेमाल आप इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे या इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने में करेंगे या इस स्पेसिफाइड एंड यूज में करेंगे, तब आपको ये रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, सिंपल है ये। तो रूल नंबर 3 में आपको डेफिनेशंस दी हुई है, ये खाली रेफरेंस के लिए होता है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट डेफिनेशंस, थियरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको यहां पर ज्यादातर बातें पता है, ये आपके रेफरेंस के लिए है, आपको सिर्फ क्विकली उसे रिव्यू कर लेना चाहिए। जैसे एक्ट का क्या मतलब है, कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है, कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, जॉब वर्क, यू अंडरस्टैंड जॉब वर्क का क्या मतलब होता है, ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर। तो ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर मतलब जहां पर भी आपकी फैक्ट्री लोकेटेड होगी या आपके प्रेमाइसेस लोकेटेड होंगे, जहां आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उस फैक्ट्री का जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर होता है, सुप्रिटेंडेंट लेवल का, हम उसे ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर कहते हैं। तो ये सिर्फ रेफरेंस में हमें यूज भी होगा आगे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आउट किया। बाकी यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैन्युफैक्चर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोटिफिकेशन एंड स्पेसिफाइड एंड यूज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीजें जो वैसे प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल के सरकार ने कहा कि आप ये मंगा सकते हो अगर आपका इस्तेमाल इसी चीज में होगा। जैसे ड्रग्स आपने मंगाए हैं फॉर फार्मा इंडस्ट्री, तो उस केस में हम उसे स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपिएंट के लिए कहते हैं। ये हमारे रूल 3 के डेफिनेशंस है। अब हमारा मेन कवरेज स्टार्ट कहां से होता है, हमारे रूल स्टार्ट कहां से होते हैं, रूल 4। ये तो सब इंट्रोडक्शन था, ये आपकी जानकारी के लिए था। अब रूल 4 से हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि ये रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20%, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए करने वाला हूं, जिसके लिए सरकार ने सेक्शन 25 में नोटिफिकेशन निकाला और 25 में नोटिफिकेशन निकाल के कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जो 20% की बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी जगह 5% लगेगी, 15% का कंसेशन। तो अब मुझे 15% का कंसेशन चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले रूल नंबर 4 में मुझे ऐसा लिखा है कि मुझे 1 टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होगी, यानी यहां जो प्रोवाइड किया हुआ है वो एक बार आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी 1 टाइम। ये 1 टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन एक फॉर्म में देनी है, फॉर्म IGCR 1। व्हाट इज IGCR? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट। इस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन में क्या क्या देना है, आपका नाम, आपका पता, आपके जॉब वर्कर का नाम पता, जो गुड्स आप प्रोड्यूस करने वाले हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे, उसका नेचर और उसका डिस्क्रिप्शन, जो नोटिफिकेशन के बेसिस पे आप फायदा लेना चाहते हैं उसके पर्टिकुलर्स,
कौन से आउटपुट सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर आप सर्विस देने वाले हैं, उन प्रीमाइसेस के पर्टिकुलर्स जहां पर भी ये सामान आप ट्रांसफर करेंगे, एक स्टॉक ब्रांच से जाएगा दूसरे ब्रांच पे, तीसरे ब्रांच पे, तो जहां जहां आप यूनिट ट्रांसफर करेंगे, एंड कौन से पोर्ट पे, कौन से कस्टम्स पोर्ट पे आप इस सामान को इंपोर्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पहले बतानी है। पहले बतानी है मतलब समझ रहे हैं, अभी मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया नहीं है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का प्लान है, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के पहले मैं ये इंटीमेट करूंगा IGCR1। ये IGCR1 जैसे ही मैं अपलोड करूंगा मुझे एक IIN मिल जाएगा। व्हाट इज IIN? IGCR आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान रखना है, IGCR1 भरने पे मुझे IIN मिल जाएगा। अगर एक बार IGCR1 भर दिया और IIN मिल गया और फिर उसमें कुछ बदलाव है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अगेन कहां? पोर्टल पे। ये सब कहां करना है? पोर्टल पे, यानी icegate.gov.in जो हमारा कॉमन पोर्टल है कस्टम्स का, आपको वहीं जाके ये सारी एक्टिविटीज करनी है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज जो आपको करनी होगी, दैट इज कंटिन्यूटी बॉन्ड भरना होगा। कंटिन्यूटी बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे आपने कस्टम्स में पढ़ा है वेयरहाउसिंग बॉन्ड होता है, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए बॉन्ड होता है, वैसे ही यहां कंटिन्यूटी बॉन्ड होता है। कंटिन्यूटी बॉन्ड है मतलब कि वो बॉन्ड यूज होता रहेगा, उसकी अमाउंट यूज होती रहेगी, उसी को हम आगे कैरी भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसे कंटिन्यूटी बॉन्ड कहते हैं। तो जिस भी इंपोर्टर को इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट चाहिए वो एक कंटिन्यूटी बॉन्ड भी सबमिट करेगा, श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ, by the DC or the AC of customs, that is the deputy commissioner or the assistant commissioner, जिसका jurisdiction होगा उस प्रीमाइसेस पे जहां हम उसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या उसे सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये बॉन्ड आप क्यों भरते हैं? ये बॉन्ड आप एक अंडरटेकिंग देने के लिए भर रहे हैं। कैसी अंडरटेकिंग? कि अगर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल रहा है तो आप ये वादा करते हैं कि जितनी ड्यूटी आप कम भर रहे हैं, जिस बेसिस पे कम भर रहे हैं, आप वो वादा नहीं तोड़ेंगे। एंड अगर आपने तोड़ा तो जितनी ड्यूटी आप कम भर रहे हैं उसे 15% ब्याज पे हम आपसे वसूल सकते हैं आपके बॉन्ड में से तोड़ के। इसीलिए आप ये कंटिन्यूटी बॉन्ड भर रहे हैं। तो क्या लिखा है? अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लीविएबल एंड दैट ऑलरेडी पेड। तो ड्यूटी लीविएबल कितनी थी? 20%। ड्यूटी पे कितनी करेंगे हम? 5%। तो वो डिफरेंस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। पूरे कस्टम्स लॉ में 15% पर एनम डे वाइज सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जाता है फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ इंपोर्ट। डेट ऑफ इंपोर्ट क्या लेंगे? जिस दिन क्लियरेंस ऑर्डर 47 का बना होगा वो डेट ऑफ इंपोर्ट लेंगे हम, ऑन विच द एग्जेम्पशन वाज अवेल्ड एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जिस दिन भी भरना पड़ा उस दिन तक का जो नंबर ऑफ डेज होगा, बोथ डेज इंक्लूसिव, हम उसके ऊपर 15% ब्याज लगा सकते हैं। उसके लिए हम आपसे बॉन्ड भरवा रहे हैं। और अगर एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं है, यानी एंड यूज वाले के लिए है, एंड यूज वाले के लिए, तो आप कितने का बॉन्ड भरेंगे? जितना असेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स है। यानी ये दूसरे वाले एजेंडा के लिए है। भाई हम रूल्स में 2 एजेंडा पढ़ रहे हैं ना, एक रॉ मटेरियल मंगाया और उसका स्पेसिफाइड एंड यूज में यूज करोगे आप तो आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है। और दूसरा क्या? ड्रग्स वैसे तो प्रोहिबिटेड है, पर अगर आपने ड्रग्स एक फार्मा इंडस्ट्री के लिए किसी नोटिफिकेशन के तहत मंगाए तो वो ड्रग्स की जो असेसेबल वैल्यू है उसे कवर करने के लिए आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इसलिए 2 सिचुएशंस दी हुई है, एक ICGR के लिए और दूसरी एंड यूज के लिए। ये आपका रूल 4 है। फटाफट समराइज कर देता हूं, क्या है आपका रूल 4? आपको करना क्या है? अभी तक आपने सामान मंगाया नहीं है कंसेशनल रेट पे या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए, आप मंगाने वाले हैं। आप मंगाने के पहले कॉमन पोर्टल पे जाके IGCR1 भरिए, उसमें ये 8 चीजें डाल दीजिए, ये डिटेल्स दे दीजिए। ये डालते ही IIN जनरेट होगा, IGCR आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो IGCR आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुछ बदलाव करने तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं कॉमन पोर्टल पे जाके। इस IGCR के साथ साथ आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ये बॉन्ड आप क्यों साइन कर रहे हैं? कि वो जो डिफरेंशियल कंसेशनल ड्यूटी आप पे नहीं कर रहे, जो आपको पे करनी पड़ सकती है अगर आपने वायलेशन किया, विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उसे कवर करने के लिए भर रहे हैं। या फिर अगर स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए है तो उसकी असेसेबल वैल्यू की जो कवरेज होगी उतने के लिए आप वो बॉन्ड साइन कर रहे हैं। ये आपको पहले करना है रूल 4 में। अब आपने ये काम जब कर दिया, जब ये काम कर दिया, अब आप सामान मंगाइए जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने जो सामान मंगाया उसमें आपको क्या करना है? द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन IIN एंड कम्युनिटी बॉन्ड नंबर व्हाइल फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। तो अब जब आप सामान मंगाएंगे और बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे सेक्शन नंबर 46 में,
होम क्लियरेंस के लिए। तो जब सेक्शन नंबर 46 में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तब आप उस गुड्स का जो आईआईएन नंबर है और जो कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर है वो डाल देंगे, तो अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली सब मैच हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही पोर्ट पे आपका सामान आया होगा और आप बिल ऑफ एंट्री कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू भरेंगे और ये डिटेल्स डाल देंगे, सब लिंक हो जाएगा और कस्टम्स ऑफिसर को ये पता चल जाएगा कि ये सामान आपने उस स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए मंगाया है जिसके लिए आप एग्जेम्पशन क्लेम करने वाले हैं। तो आपका जो ड्यूटी का कैलकुलेशन है वो 20% पे नहीं आएगा, 5% पे आ जाएगा। ACDC at the custom station shall allow the benefit of the notification, तभी आपको उस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। कौन सी? जो सेक्शन नंबर 25 का हमारा कंडीशनल एग्जामिशन वाला नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप इस बिल ऑफ एंट्री को भरेंगे, अब आपको 5% की तो देखो ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि कंसेशनल रेट पे आया, और अगर 0 है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो 15% है, जितना 15% आपको कंसेशन मिल गया, उतना जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उतने का आपका बॉन्ड डेबिट कर दिया जाएगा। It will get debited automatically and the details shall be made available electronically to the jurisdictional customs officer। तो समझो आपने 1 करोड़ का बॉन्ड बनाया हुआ था, 1 करोड़ का बॉन्ड था आपका, और आपने जो अभी इंपोर्ट किया है उसके ऊपर आपकी 40 लाख की कंसेशन हुई है, 40 लाख की कंसेशन मिली है आपको ड्यूटी की। तो 1 करोड़ में से 40 लाख कम होके अब आपको जो बॉन्ड की वैल्यू दिखाई दे रही होगी वो 60 लाख की दिखाई दे रही होगी। 60 लाख दिखाई दे रही होगी क्योंकि आपका उतना बॉन्ड में से वैल्यू यूज हो गया होगा जो आपकी श्योरिटी की वैल्यू होगी। पैसे थोड़ी कटे, पैसे कट जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रह गया ना। जो बॉन्ड की वैल्यू है उसमें से आपको डेबिट दिखाई देगा 40 लाख का, जितना आपने कंसेशनल रेट पे इंपोर्ट कर लिया होगा। तो ये आपका रूल नंबर 5 का प्रोसीजर हो गया जो सिंपल फॉलो करना है। तो रूल 4 में पहले प्रायर इंटीमेशन दिया एंड रूल 5 में जब बिल ऑफ एंट्री भरी तो उसे लिंक कर दिया जिससे बॉन्ड में से पैसे आपके डेबिट हो जाएंगे, ये दिखाई देगा, एक्चुअली में आपको पैसे देने नहीं पड़े। अभी सारी काम खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी तो हमने गुड्स क्लियर कराने हैं और गुड्स क्लियर करा के फैक्ट्री पे लेके जाना है और फैक्ट्री पे लेके जाके उससे वो मैन्युफैक्चर करना है या वो सर्विसेज देनी है जिसके बेसिस पे ही हमें ये एग्जेम्पशन दिया गया है। तो रूल 6 में इंपोर्टर को अब क्या कहा जा रहा है कि उसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? कितनी क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्ट किए, क्या डेट ऑफ रिसीट है प्रेमाइसेस में, यानी कब वो सामान आपकी फैक्ट्री पे पहुंचा, कितना क्वांटिटी कंज्यूम हो गया, कितना यूज हो गया फैक्ट्री पे, वहां से आपने क्या कुछ जॉब वर्क पे भेजा, जॉब वर्क पे भेजने के बाद वहां से वापस जॉब वर्क से कितना रिसीव होके आया, क्या आपने कुछ वापस री एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट किया था और वापस री एक्सपोर्ट कर दिया, और कितना आपके पास स्टॉक में पड़ा है। ये आपको 7 डिटेल्स मेंटेन करनी होगी और आपको डीसीएसी को इन्हें सबमिट करना होगा। डीसीएसी को सबमिट करना होगा कब? जब डीसीएसी मांगेगा। You shall produce the said account as and when required by DCAC of customs। फिर आपको क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट है, मतलब समझो आपने कोई गुड्स मंगाए थे, समझो 100 किलो मंगाया था आपने और आपकी फैक्ट्री पे 80 किलो ही पहुंचा, तो अभी क्या है, लोचा हो जाएगा। 100 किलो मंगाया था और 80 किलो ही पहुंचा, तो 20 किलोज तो पहुंचा ही नहीं, तो 20 किलोज का तो वायलेशन दिख रहा है, और 20 किलो का वायलेशन दिखेगा तो बाद में आपने जितना कंसेशन लिया था उसको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ जाएगा आपको, जबकि वो 20 केजीज हो सकता है चोरी हो गए, 20 केजीज किसी वजह से आपके इवेपोरेट हो गए, अगर लिक्विड फॉर्म में थे, ऐसा कुछ भी हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत इंटीमेट करेंगे। इंपोर्टर को इंटीमेट करना है किसमें? IGCR2 में। IGCR2 में इंटीमेट करेंगे। तो अभी तक 2 फॉर्म्स आए, एक IGCR1 जिसमें वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन दी थी, और IGCR2 में तभी इंटीमेशन करना है जब आपके पास कम सामान पहुंचा है या सामान नहीं पहुंचा है, तब आप ऐसा करेंगे, इमीडिएटली करेंगे जब भी आपको ऐसा दिखाई देता है, ताकि बाद में कल को जाके आपके ऊपर सवाल ना उठाए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, importer shall submit a monthly statement on the IceGate website in form IGCR3 by the 10th of the following month। आपको हर महीने की ये जो डिटेल्स है वो अगले महीने की 10 तारीख तक देना है। यानी जनवरी महीना है समझो, तो जनवरी महीने में आपको कितना रिसीव हुआ, कितना यूज हुआ, कितना जॉब वर्क के लिए भेजा, कितना जॉब वर्क से वापस आया, ये सारी डिटेल्स आपको IGCR3 में देनी है अगले महीने की 10 तारीख तक। हालांकि इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, however the importer may submit the details of goods consumed in form IGCR3A at any point of time। यानी आप IGCR3 तो अगले महीने की 10 तारीख तक भरोगे, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं उतना लेट भरूंगा तो मेरा बॉन्ड जितना डेबिट हो चुका है उसके सामने मैं फिर और सामान नहीं मंगा पाऊंगा मेरे कंटिन्यूटी बॉन्ड में, और मुझे तो और सामान मंगाना है,
तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, IGCR3 तो आप बाद में भरते रहना, आप उससे पहले IGCR3A में ये डिटेल भर दोगे, तो आप जल्दी भी भरना चाहो तो इसे भर सकते हो, ताकि इमीडिएट रिक्रेडिट हो जाए ऑफ द बॉन्ड विच शैल बिकम अ पार्ट ऑफ मंथली स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। फिर से समझाता हूं, इसे समझना। हमने 1 करोड़ का बॉन्ड बनाया, 1 करोड़ का बॉन्ड बना के कुछ सामान इंपोर्ट किया, समझो हमने सामान इंपोर्ट कर लिया 80 लाख का, 80 लाख का सामान इंपोर्ट कर लिया, यानी 80 लाख की ड्यूटी का फायदा, 80 लाख की ड्यूटी का फायदा, वो 20% और 5% के गैप का। तो आपका बॉन्ड 1 करोड़ में से 80 लाख कम होकर 20 का ही दिख रहा होगा। अब आप ये अपने प्रीमाइसेस पे लेके जाएंगे, तो जिस भी महीने आप ये प्रीमाइसेस पे लेके जाएंगे, उसके अगले महीने की 10 तारीख को आप IGCR3 भरेंगे। तब तक आपका बॉन्ड कितने पे दिखाई देगा, 20 पे ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ये सामान प्रीमाइस पे पहुंच गया है। और उस दौरान तक ही अगर आपको फिर से कंसेशनल रेट पे कुछ इंपोर्ट आया होगा, तो उसके लिए आपका बॉन्ड शॉर्ट पड़ जाएगा। समझो 40 लाख का और सामान आया, तो आपका तो बॉन्ड 20 लाख का ही दिख रहा है। तो तब आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है कि IGCR3 तो अगले महीने की 10 तारीख तक भराएगा, तब तक एक काम करो IGCR3A भर दो, और IGCR3A भर के आप इमीडिएटली रिक्रेडिट करा पाओगे अपने बॉन्ड को। तो जैसे ही मैं IGCR3A भरूंगा, समझो मैंने कि वो 80 लाख का सामान तो यूज कर लिया है, वो मेरे पास प्रीमाइसेस पे आ गया है, तो वापस बॉन्ड 20 लाख से रिक्रेडिट होकर 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा। एंड फिर से जब मैं 40 लाख का सामान मंगाऊंगा, तो वो वापस 60 लाख पे आ जाएगा। इसीलिए तो हमने इसे कंटिन्यूटी बॉन्ड कहा। तो IGCR1 वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन है, IGCR2 अगर नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट है तो इमीडिएटली इंफॉर्म करना है, IGCR3 हर महीने के अगले महीने की 10 तारीख तक इंटीमेशन देना है, IGCR3A कि अगर आपको अगले महीने तक डिले करने के चक्कर में क्रेडिट फुल होने में टाइम लग रहा है, तो आप जल्दी भी इंफॉर्मेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे दे सकते हैं। दिस इज योर रूल नंबर 6, जो इंपोर्टर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। देन आ जाता है रूल नंबर 7। दिस इज अ स्पेशल रूल which talks about procedure for allowing imported goods for job work। यानी कि आपने कोई सामान इंपोर्ट किया, अब आप उसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, लेकिन आप पहले उसे किसी जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस पे भेजेंगे एंड फिर आप उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आप जॉब वर्क पे काम करवा रहे हैं, तो उसके क्या रूल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में कहा है, पहली बात तो रिकॉर्ड मेंटेन करो कितना जॉब वर्क पे भेजा, और वो जो IGCR3 है उसमें इसे रिपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप गुड्स रिमूव कर रहे हो तो इनवॉइस और ईवे बिल के साथ निकालना। तो जीएसटी में जो सेक्शन नंबर 68 के प्रोविजंस होते हैं एंड सेक्शन 31 इनवॉइसेस के प्रोविजन होते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए इनवॉइस और ईवे बिल डिलीवरी चालान के कवर पे आप उस सामान को निकालना। 6 महीने के लिए ही जॉब वर्क पे भेजा जा सकता है टोटल, यानी 2-3 जॉब वर्कर को भी भेजे तो मिला जुला के 6 महीने। तो एक जॉब वर्कर को भेजा, वहां से एक और जॉब वर्कर को भेजा, तो मिला जुला के 6 महीने के अंदर अंदर सामान वापिस आ जाना चाहिए। 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है, shall be 6 months from the date of invoice। Recovery in case of misuse of goods, अगर जॉब वर्क पे भेजी गई चीजों का मिसयूज हुआ और इंपोर्टर ने उसकी डिटेल्स नहीं दी, तो जॉब वर्कर को कुछ नहीं होगा, मरेगा इंपोर्टर। हम इंपोर्टर को बोलेंगे भाई मिसयूज हुआ है, तुमको जितना कंसेशन दिया गया था वो सब वापस लिया जाता है, विद इंटरेस्ट लिया जाता है। तो रिकवरी की जाएगी आपसे अगर आपने मिसयूज किया। जॉब वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अकाउंट मेंटेन करे ऑफ रिसीट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारी डिटेल्स प्रेजेंट करे बिफोर द ऑफिसर, एंड जॉब वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी प्रोसेसेस को इनवॉइस के तहत ही, इलेक्ट्रॉनिक वेब बिल के तहत ही सामान वापस मेन पर्सन तक पहुंचा दे, मेन इंपोर्टर तक पहुंचा दे। दैट इज रूल नंबर 7। सिर्फ 6 महीने मेन याद रखने वाली चीज हो गई। रूल नंबर 8, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड फॉर यूनिट ट्रांसफर। अपने ही एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे ट्रांसफर करना। जैसे मैंने कोई सामान मंगाया मुंबई पोर्ट पे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, फिर मैं उसे सूरत लेके आ गया क्योंकि सूरत मैन्युफैक्चर करने वाला था, फिर सूरत से मैं अपनी ही दूसरी एक फैक्ट्री है जो वापी में है, वापी में उसको यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे रूल 8 फॉलो करना होगा। द इंपोर्टर शैल मेंटेन अगेन अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड सेंट फॉर यूनिट ट्रांसफर, मतलब वही IGCR3। इनवॉइस और ईवे बिल के साथ निकालना है, सेम जैसा जॉब वर्क में दिया हुआ था। और अदर क्या कंप्लायंसेस ध्यान में रखने हैं कि अकाउंट मेंटेन करो ऑफ सच रिसीट, डिटेल्स प्रेजेंट करना बिफोर ऑफिसर, और सारा काम इनवॉइस और ईवे बिल के तहत करना। यानी वही ना जो सब कुछ जॉब वर्क में दिया था, लेकिन एक चीज अलग है, यहां कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, क्योंकि यहां पर तो जो ओवरऑल टाइम पीरियड में मुझे यूज करना है वो हमें देखना होगा, जो अभी नेक्स्ट रूल में दिया होगा। बाकी यहां किसी और के यहां थोड़ी भेजा है कि जॉब वर्कर के यहां भेजा तो 6 महीने में आ जाना चाहिए, अपने पास ही है, अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे गया है, तो इसलिए यहां कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। देन आपको रूल नंबर 9 दिया हुआ है। व्हाट इज रूल नंबर 9? प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू एंड यूज रेसिपिएंट। ये कौन सी के लिए बनाया हुआ है कि अगर आपने वो ड्रग्स मंगाए किसी फार्मा इंडस्ट्री में यूज करने के लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे,
मंथली स्टेटमेंट वही IGCR3, इनवॉइस और ईवे बिल के थ्रू ही करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेंगे, एंड रेलेवेंट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए टू गेट द बेनिफिट। सेम ही है ना सर, रूल 7, रूल 8, रूल 9 कोई फर्क नहीं है। रूल 7 में जॉब वर्कर के यहां भेज रहे हो आप, रूल नंबर 8 में अपनी यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हो, और रूल नंबर 9 में जिस चीज के लिए मंगाया है उसको पहुंचा रहे हो, तो कैसे पहुंचाना है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने को कहा है, उसके लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को कहे हैं। देन आता है रूल नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई ओपिनियन अगर क्वेश्चन कहीं से बन सकता है तो वो रूल नंबर 10 से ही बनता है। तो रूल नंबर 10 हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स, यानी आपने जो सामान इंपोर्ट किया था उसके ऊपर कंसेशनल रेट पे फायदा लिया था और अब आप उसे री एक्सपोर्ट करने वाले हैं। या तो आपने यूज नहीं किया इसलिए री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या सामान डिफेक्टिव आ गया इसलिए री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड्स वगैरह है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ अ नोटिफिकेशन shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned. Within the period and with respect to unutilized or defective goods, the importer shall have an option to either re-export or clear for home consumption. यानी आपने कोई सामान मंगाया तो उसका आपको जिस चीज में यूज करना था वो करो, पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, री एक्सपोर्ट भी कर दोगे तो भी चलेगा, या फिर होम कंजम्पशन के लिए फिर क्लियर करो। अभी आपने जब क्लियर किया था तो होम कंजम्पशन के लिए नहीं किया था, जो स्पेसिफाइड यूज बोला था उसके लिए क्लियर किया था, तो वो एक फर्क क्रिएट होगा। तो इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में जितना वक्त दिया है ना उतने टाइम में कर देना। मतलब जो सेक्शन 25 का नोटिफिकेशन था, अगर उसमें लिखा है कि ये सामान जो आपने मंगाया उसको इतने टाइम के अंदर अंदर ही आपको री एक्सपोर्ट कर देना है, या होम कंजम्पशन में क्लियर करना है, या उस चीज के लिए यूज करना है, तो उतने टाइम में ही करना। बट अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तो टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स। हालांकि ये 6 महीने 3 महीने से एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो देखो भाई, जो नोटिफिकेशन के थ्रू आपने ये बेनिफिट लिया, अगर उस नोटिफिकेशन में टाइम पीरियड दिया है तो वेल एंड गुड, उस टाइम पीरियड को फॉलो करो। अगर उस नोटिफिकेशन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया तो टाइम पीरियड 6 महीने होगा। हालांकि अगर आपके पास रीजनेबल कॉजेज है, सफिशिएंट रीजंस है, एंड आपको जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर अलाउ कर देता है, तो 6 मंथ्स को 3 मंथ से एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी टोटल 9 मंथ्स तक आपका पीरियड जा सकता है। डिटेल्स ऑफ री एक्सपोर्ट इन द मंथली स्टेटमेंट, जो आप मंथली स्टेटमेंट IGCR3 भर रहे हैं उसमें जितना री एक्सपोर्ट कर दिया वो आप बता देंगे। एक बहुत जरूरी बात है यहां, however the value of such goods for re-export shall not be less than the value of the said goods at the time of import। भाई फॉरेक्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने सामान मंगाया था तब $100 का मंगाया, और आज जब आप उसे री एक्सपोर्ट कर रहे हो ये कहते हुए कि भाई हम यूटिलाइज नहीं कर पाए इसलिए री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम $100 में तो करना ही पड़ेगा। अगर $100 से कम में किया होगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसे ढंग से यूज नहीं किया, एंड आपको पूरी ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करनी पड़ जाएगी। दिस इज वेरी सिमिलर टू, अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर में सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन 2 ध्यान में है, तो 75 सबसेक्शन 2 में भी यही कहा जाता है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स है शैल बी एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अगर है तो ही आपको ड्रॉबैक मिलता है। सेम यहां पर भी, तभी हम उसे री एक्सपोर्ट मानेंगे और आपसे कोई वसूली नहीं करेंगे अगर आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू कम से कम इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा है या उतनी है, तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे होम कंजम्पशन में डालना चाहें तो आप होम कंजम्पशन में पेमेंट करके डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का भी पेमेंट होगा, तो इंटरेस्ट तो क्या लगेगा, 15%। 15% कहां से कहां तक, वो पहले ही कवर हो गया था। जिस दिन आपने इंपोर्ट किया था से लेके जिस दिन आप ड्यूटी पे करोगे, तो वो जो 15% का आपको बेनिफिट मिला था वो जिस दिन आपने इंपोर्ट किया था, यानी क्लियरेंस ऑर्डर 47 से लेके जिस दिन आपने पेमेंट करना है ड्यूटी का, उस टाइम पीरियड का आपको 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं। क्लियरेंस ऑफ यूज्ड कैपिटल गुड्स, यही क्वेश्चन अभी नवंबर 22 में पूछा गया था। क्या दिया गया है यहां पर, अगर आपने कुछ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए फॉर यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, एंड आपने उसे यूज करने के बाद अब आप उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपने जो कंसेशनल बेनिफिट लिया था उस कंसेशनल बेनिफिट को अगेन रिवर्स करना होगा, लेकिन पूरा रिवर्स नहीं करना होगा। हम थोड़ा सा डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे आपको, क्योंकि इतने टाइम तो आपने यूज किया ना, कैपिटल गुड्स को यूज किया। तो इन्होंने क्या लिखा है, द इंपोर्टर शैल हैव एन ऑप्शन टू क्लियर द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्सन for purpose on payment of duty equal to the difference between the duty liable and that already paid। तो समझो 20% पे मंगाया था और 5% भरा था, तो 15% along with interest at 15%
ऑन द डेप्रीशिएटेड वैल्यू अलाउड इन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रीशिएट कैसे करना है, इन्होंने ऐसा बोला है पहले साल हर क्वार्टर का 4%, दूसरे साल हर क्वार्टर का 3%, तीसरे साल हर क्वार्टर का अगेन 3%, चौथे साल, पांचवें साल 2.5% एंड उसके बाद हर क्वार्टर का 2%। तो आपको एक रिदम दी हुई है, ये रिदम आपको फॉलो करनी होगी। तो फर्स्ट ईयर जो है दैट इज 4%, यानी कि अभी देखो ना फर्स्ट ईयर है, यानी अगर हमने 9 महीने 10 दिन यूज किया, 9 महीने 10 दिन यूज किया, 9 महीने 10 दिन यूज किया, यानी पूरे 3 क्वार्टर और 10 दिन की वजह से चौथा थोड़ा सा, तो चौथा थोड़ा से क्वार्टर को पूरा लेना है। तो टोटल कितने क्वार्टर लेंगे, 4। तो 4 इंटू 4%, 16%। तो अगर आपने 100 रुपए की ड्यूटी कम पे की थी तो 100 माइनस 16%, तो 84 रुपीज आ जाता है। 84 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे along with interest at the rate of 15% on that 84 rupees। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन आपको ईयर वाइज दिया है। फर्स्ट ईयर का आपको दिया हुआ है 4% रहेगा हर क्वार्टर का, ऐसे ही सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 2.5% दिया है, और उसके बाद भी अगर 5 साल के बाद भी है तो उस केस में हर क्वार्टर का 2% आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जिसके लिए क्लियर किया है फिर, अ फुल क्वार्टर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एनी पार्ट ऑफ द क्वार्टर and the depreciation shall be allowed from the date when the capital goods imported have come into use for the purpose up to the date of its clearance। Very important। किस दिन से depreciation चालू करेंगे, जिस दिन आपने उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया for the purpose mentioned in the notification, यानी उसे put to use किया for the purpose mentioned in the notification till the date of its clearance, जब आप उसे क्लियर कर रहे हो for home consumption। तो समझना, हमने एक मशीन मंगाई, मशीन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी 20%, हमने क्योंकि कंसेशनल रेट के हिसाब से मंगाई 5% ही भरी, तो 15% का बेनिफिट मिला हमें। वो 15% का जो हमें बेनिफिट मिला, वो 15% का बेनिफिट आप आराम से एंजॉय कर रहे हो। सालों साल आपने उस कैपिटल गुड्स को यूज किया, कैपिटल गुड्स यूज करने के बाद आज 4-5 साल बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं फॉर होम कंजम्पशन, यानी अब मैं इसे स्पेसिफाइड यूज के लिए यूज नहीं करूंगा, तो आप क्लियर करा सकते हैं। तो आपको जितना कंसेशन मिला था वो कंसेशन का अमाउंट लीजिए, उसमें से डेप्रिसिएशन दीजिए। डेप्रिसिएशन कितना दे पाएंगे आप, उसका चार्ट दिया हुआ है आपको, 4%, 3%, 2.5% करके जो चार्ट दिया हुआ है। ये डेप्रिसिएशन आपको गिनना कहां से है, जिस दिन आपने उस मशीन को पुट टू यूज किया था फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, से लेके कब तक, जब तक आप इसे क्लियर करा रहे हैं फॉर होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन के लिए जब भी आप इसे क्लियर करा रहे हैं उस दिन तक, उस टाइम पीरियड को आप लेस कर दीजिए। अब जो बच के आएगा उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 15% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट जब आपने इसे क्लियर कराया था से लेके आज जब आप इसकी ड्यूटी पे कर रहे हैं। ये डिटेल्स आपको अगेन मंथली स्टेटमेंट में देनी होगी, यानी वही IGCR 3 में आपको ये प्रोवाइड करना रहेगा। देन रूल नंबर 11 में लिखा है कि अगर आपने कोई भी तरह की गलत काम किया तो हम आपसे ड्यूटी कभी भी रिकवर कर सकते हैं, और वो वही बात दी है, 15% ब्याज के साथ करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट से लेके जब तक आपने उसे पे नहीं कर दिया, उस पूरे डिफरेंस के ऊपर हम प्रोवाइड करने बोलेंगे। और अगर एंड यूज वाला होगा तो एन अमाउंट इक्वल टू द असेसेबल वैल्यू, जो असेसेबल वैल्यू के ऊपर जितनी भी ड्यूटी बनती होगी उतना हम आपसे रिकवर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये ACDC के पास पावर अवेलेबल होगी। जो जॉब वर्कर है उस जॉब वर्कर को भी अपना काम पूरा ढंग से करना होगा, नहीं तो हम उसे भी लपेटे में ले सकते हैं, ये यहां पर दिया है। हालांकि जॉब वर्कर को कुछ नहीं किया जाता, जो किया जाएगा वो सब प्रिंसिपल को ही किया जाएगा, यानी कि जो जॉब वर्क पे करवा रहा है अल्टीमेटली हम उसी से रिकवरी करेंगे, हम जॉब वर्कर के पीछे पड़ने वाले नहीं है। एंड देन रूल नंबर 12 में पेनल्टी दी है, इंपोर्टर या जॉब वर्कर जिसने भी कॉन्ट्रावेंशन किया होगा उसे 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो 2 लाख रुपीस तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो सेक्शन 158 ऑफ कस्टम्स एक्ट में दिया हुआ है, वही चीज यहां पर हमारी कवर की जाती है। तो दैट्स इट, खाली आपको ध्यान में रखना है, पेनल्टी 2 लाख रुपए तक की लगाई जा सकती है। दिस इज रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 12, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली समराइज कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें ध्यान में यहां रखनी है। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 12, अगर सेक्शन 25 या सेक्शन 11 में कोई नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत आप कुछ ऑब्जर्वेंस करना चाहें तो यहां कर सकते हैं। तो उन एग्जिबिशंस का फायदा लेने के लिए, उन नोटिफिकेशन का फायदा लेने के लिए ये रूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। ये रूल 2 ने बताया, रूल 3 ने डेफिनेशंस दे दी, रूल 4 ने कहा यहां कुछ भी करना है तो 1 टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे जाके IGCR 1 के अंदर।
जो आप सबमिट करेंगे हमारे कॉमन पोर्टल पे, तो वहां कुछ डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर रूल नंबर 5 में बताया गया कि जब भी आप बिल ऑफ एंट्री भरेंगे तो उस IGCR1 पे जो IIN जनरेट हुआ होगा और कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर बना होगा जब आपने कंटिन्यूटी बॉन्ड साइन किया होगा फॉर श्योरिटी एंड सिक्योरिटी, उसे मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप गुड्स को क्लियर कराएंगे। फिर रूल नंबर 6 में कहा गया इंपोर्टर को कुछ डिटेल्स मेंटेन करनी है जो उसे हर महीने IGCR3 में सबमिट करनी होगी, एंड अगर कुछ नॉन रिसीट है तो IGCR2 में उसे सबमिट करना होगा। अगर वो इमीडिएटली रिक्रेडिट करना चाहता है बॉन्ड की अमाउंट को तो उसे IGCR3A सबमिट करना होगा। रूल 7, रूल 8, रूल 9 ये मिलते जुलते थे, क्योंकि ये यही कह रहे थे जॉब वर्क पे भेजा, यूनिट ट्रांसफर पे भेजा या स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भेजा तो कवर ऑफ इनवॉइस होना चाहिए, ई वे बिल के थ्रू होना चाहिए, डिटेल्स रिकॉर्ड सब मेंटेन करनी होगी, मांगे जाने पे आपको प्रोवाइड करना होगा। रूल नंबर 10 में हमने ये कवर किया कि अगर आप जो भी सामान अनयूटिलाइज रह गया या डिफेक्टिव हो गया उसे वापस री एक्सपोर्ट करना चाहें या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करके वॉलंटरली ड्यूटी पे करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। री एक्सपोर्ट ही कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, कुछ पे नहीं करना होगा, लेकिन री एक्सपोर्ट की वैल्यू जितनी पे इंपोर्ट किया था उससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर आप वॉलंटरली क्लियर कर रहे हो तो ड्यूटी पे करो, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ जब आपने उसे इंपोर्ट किया था, यानी क्लियरेंस ऑर्डर 47 का बनाया था, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर कैपिटल गुड्स के लिए स्पेशली कहा गया कि कैपिटल गुड्स का जो आप क्लियरेंस कराएंगे उस कैपिटल गुड्स में आपको डेप्रिसिएशन देने मिलेगा, वो डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करेंगे एंड फिर जो अमाउंट निकल के आएगी वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी अगर आप उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहे हैं। हालांकि यहां जो डेप्रिसिएशन निकालने का टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड हमने बोला जिस दिन मशीन को पुट टू यूज किया होगा फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, से लेके जिस दिन आप क्लियरेंस करा रहे होंगे उस टाइम पीरियड का आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड उसके बाद भी अगर है तो जो रेट ऑफ परसेंटेजेस हमें प्रोवाइड की हुई है। रूल नंबर 11 में कहा गया कि आप अगर किसी भी तरह का वायलेशन करेंगे, मिसयूज करेंगे तो रिकवरी की जा सकती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड अगर जॉब वर्क पे भेजा होगा तो प्रिंसिपल लायबल किया जाएगा। एंड रूल नंबर 12 के अंदर कहा गया कि इंपोर्टर और जॉब वर्कर हम दोनों पे ही 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। दैट्स इट, ये समरी हो गई हमारी ऑफ IGCR रूल्स 2022। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अब नवंबर 22 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे जाके रिविजिट करना चाहिए, उसे सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यही रूल नंबर 10 का क्वेश्चन है, कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। यहां अमेंडमेंट्स एग्जैक्टली क्या हुए वो अलग से मैंने नहीं बताया, पूरा का पूरा रूल ही आपको बता दिया। बेसिकली आप ऐसा समझो जहां जहां स्पेसिफाइड एंड यूज लिखा है वो सब ऐड हुआ है और कुछ चीजें थोड़ी सी रेजिक करके और प्रॉपर की गई है। बाकी और ऐसे देखा जाए तो ये पहले भी था और बहुत सालों से ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट इतना इसे पूछती नहीं है, बट क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो आपको ऑब्वियसली उसे ध्यान में ठीक से रखना चाहिए। तो इस सेशन में इतना ही, हम और अमेंडमेंट्स और ऐसे वीडियो सेशन के साथ जरूर आएंगे। आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।